गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसएम क्लासेज पे आपका स्वागत करता हूं। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अपना चल रहा था और केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने बहुत सारे कंसेप्ट जो है पढ़ लिए थे और बहुत सारे कंसेप्ट्स अभी पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो आओ अपन स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहा था। सॉल्युबिलिटी में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी और आज हम बात करेंगे फैक्ट्स अबाउट सॉल्युबिलिटी इन H2O कि वाटर में जो कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, चाहे वो सल्फेट्स हो, चाहे वो नाइट्रेट्स हो, चाहे वो सॉल्ट्स हो, ठीक है ना, चाहे वो क्लोरेट्स हो, ये कैसे सॉल्युबल होते हैं और उनको क्या क्या चीज इफेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहला मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि पहला आपको ध्यान में रखना है कि सॉल्ट्स ऑफ ऑल द सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम, अमोनियम के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं अमोनियम आयन के, एंड अल्कली मेटल्स आर soluble ठीक है। वाटर में ये सब क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, यानी अमोनियम के जितने भी सॉल्ट होंगे वो सब घुलेंगे। और अल्कली मेटल्स कौन सी होती है, फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स होती है जिसमें लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया और सीजियम, ये सभी मेटल्स जो है इनके जो सॉल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। अब बात आती है कि केमिस्ट्री हो और एक्सेप्शन नहीं हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो एक्सेप्शन क्या होता है वो आपको पहले ध्यान रखना है। एक्सेप्शन आपको याद है ना, मेन कॉन्सेप्ट अपने आप हो जाएगा। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन होता है एक्सेप्शन इस केस में आपको क्या ज्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि सारे लिथियम के हैं। कौन सी मेटल के हैं, लिथियम के। जैसे मैं बात करूं Li3PO4, ये सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे अपने पास में है Li2CO3 यानी लिथियम फॉस्फेट हो गया, लिथियम कार्बोनेट हो गया, लिथियम ऑक्सिलेट हो गया, ठीक है, और साथ में लिथियम फ्लोराइड हो गया। ये सब जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी बात। क्लियर हो गई क्या? ऑल द सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम एंड अल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट lithium phosphate, lithium carbonate, lithium oxalate एंड आल्सो lithium fluoride। ठीक है, ये जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। बाकी जितने भी अमोनियम के सोल्ट्स है या अल्कली मेटल्स के सोल्ट है सब वाटर में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, सेकंड फैक्टर बता रहा हूं मैं आपको क्या है। सेकंड फैक्टर आपका ऑल द नाइट्रेट्स, जितने भी नाइट्रेट्स है, चाहे वो सोडियम नाइट्रेट है, चाहे वो पोटेशियम नाइट्रेट है, चाहे वो मैग्नीशियम नाइट्रेट है, नाइट्रेट जो है वो सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद क्लोरेट्स जो होते हैं ClO4, क्लोरेट्स जो है ये भी क्या है, सारे सॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा एसिट्रेट्स हो गए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सिल्वर, ये सब जो होते हैं क्या रहेंगे, सॉल्युबल रहेंगे। तो आर सॉल्युबल इन H2। तो ऑल द नाइट्रेट्स, क्लोरेट्स एंड एसिटेट्स आर सॉल्युबल इन H2। ध्यान रखनी है आपको ये बात। तीसरा फैक्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, तीसरा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि सल्फाइड्स ऑफ अमोनियम, सल्फाइड्स ऑफ अमोनियम, अल्कली मेटल, alkali metals and alkaline earth metals and alkaline earth metals are soluble, but
रेस्ट आर इनसॉल्युबल। ध्यान में रहेगी बात कि सल्फाइड्स ऑफ अमोनियम, सल्फाइड किस किस के, एक तो अमोनियम के, एक अल्कली मेटल्स के और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, इनके ही वाटर में सॉल्युबल होंगे, बाकी किसी के भी सल्फाइड जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अगला फैक्ट क्या हो सकता है, इसका अपन एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। सल्फेट्स का जो है वो ले लेंगे। यहाँ पर आप इसको फटाफट जो है नोट करें, फिर मैं आपको डी जो है इसके बारे में बताऊंगा कि डी कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है या डी फैक्ट क्या है। अब डी बता रहा हूं आपको, डी फैक्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि सल्फेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, all elements are soluble in water। अब आपको बोल दिया कि भाई सल्फेट जो है सभी एलिमेंट्स के क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता, लाइन तो लिख दी, तो फिर कैसा होता है, एक्सेप्शन है ना, बस उसको समझ लो। तो एक्सेप्शन क्या है, देखो सीधी सी बात है, आप लोगों को एक्सेप्शन याद हो गया ना तो मेन टॉपिक अपने आप याद हो जाएगा। तो एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन है आपके पास में बेरियम, कैल्शियम, लेड और स्ट्रोंशियम। ठीक है, अब इन पर चार्ज क्या होता है, सब पे +2 तो होता है यार। ठीक है, याद कैसे करोगे, याद ऐसे करोगे, ये हो गया आपका भारत का, भारत का पंजाबी सरदार, याद हो जाएगा, भारत का पंजाबी सरदार, यानी इनके जो सल्फेट्स है वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। जैसे इसका सल्फेट क्या बनेगा, इसका सल्फेट बनेगा दोस्तों BaSO4, क्या बनेगा, BaSO4, इसका क्या बनेगा, CaSO4। ठीक है, इसका क्या बनेगा, PbSO4, इसका क्या बनेगा, SrSO4। क्लियर है, आ गई क्या आपको ये बात समझ में। तो ये डी फैक्ट भी मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगले फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा है, हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अमोनियम एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अमोनियम एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स with BaOH whole twice are soluble in water, rest are insoluble। बात समझ में आई आपको कि हाइड्रोक्साइड जो है वो अमोनियम के या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के किसके साथ, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये तो सॉल्युबल है, लेकिन बाकी के जो होते हैं क्या, हाइड्रोक्साइड्स, वो सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, अब उसके बाद है एक लास्ट फैक्ट इसमें, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, वो क्या है कि जो हैलाइड्स होते हैं ना वो जनरली सारे सॉल्युबल होते हैं,
कौन कौन से नहीं होते बस वो ध्यान रख लेने। तो एक तो ये लाइन आपको लिख लेने हैं, ऑल हैलाइड्स आर सोल्यूबल, ठीक है। और एक्सेप्शन क्या है बस वो याद कर लेंगे अपन। तो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है आपके, एक तो देखो AgCl, ये पीपीटी बनाता है आपको पता है। एक है AgBr, एक है AgI, और एक और याद कर लेना PbI2। ये याद कर लेना आपको, बाकी हैलाइड्स की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है क्या? क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई कि सल्फेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सोल्यूबल इन वाटर एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरियम, कैल्शियम, लेड एंड स्ट्रोंशियम। भारत का पंजाबी सरदार, इस चीज से अपन इसको याद कर लेंगे, हो जाएगा ना याद? हो जाएगा, मेरे को पता है। उसके बाद हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अमोनियम एंड अल्कली मेटल्स, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम के जो हाइड्रोक्साइड है वो सब मिक्स होंगे, ठीक है। किसके साथ? सेकंड ग्रुप में से ओनली बेरियम हाइड्रोक्साइड, बाकी कोई भी सोल्यूबल नहीं होगा। यदि मैं हैलाइड्स की बात करूं तो सारे हैलाइड्स सोल्यूबल है, किस किस को छोड़ के? AgCl, AgBr, AgI एंड PbI2। ये यदि अपन को पता है तो अपन सॉल्युबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको AGV में लगा सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको लगा के बता रहा हूं, आप फटाफट इसको लिखें। एक क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट्स मैंने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट से कहीं पे भी क्वेश्चन बन जाता है। समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं उस बात को? ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट से क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको पूरे को डिटेल से समझना है। और मैंने कोशिश की है इसमें, अपन ने जो फैक्ट्स पढ़े हैं ना सारे भी सॉल्युबिलिटी के, वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। देखिए विच सॉल्ट इज इनसॉल्युबल, आपको ये ABCD में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है वो इनसॉल्युबल है वाटर में। तो आप क्या करिएगा कि पहले इसको पॉज करिएगा वीडियो को, फिर खुद से अभी जो मैंने फैक्ट्स लिखवाए ना उनसे आप कोशिश करना इनको करने की, और जब आप कोशिश कर लो तो उसके बाद मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूं उसको आपको चेक करना, ईमानदारी से काम करना। आप डायरेक्ट देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो मेरे क्या परेशानी है। देखिए बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। बेरियम क्लोराइड की यदि मैं बात करूं और सोडियम सल्फेट की बात करूं तो सल्फेट जो है वो सॉल्युबल है, हैलाइड जो है वो भी क्या है? सॉल्युबल है। यहां पर अल्कलाइन मेटल्स यानी सभी के हैलाइड्स क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, किसको छोड़ के? AgI, AgBr, AgCl, PbI2। तो उनमें से तो नहीं आ रहा ना। उसके बाद है BaSO4। मैंने आपसे कहा था बेरियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और लेड, ठीक है, इन चारों के जो सल्फेट्स होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते। तो अपना ये मिल गया आंसर, इसमें ए में अपन को आंसर मिल गया, ये इनसॉल्युबल होगा। आ गई क्या बात समझ में? तो अपना आंसर ये हो गया इसमें। यहां चेक करते हैं, ये सॉल्युबल होगा, नाइट्रेट्स सभी सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, नाइट्रेट्स सभी सॉल्युबल होते हैं, लेकिन क्या आ गया? AgCl, Ag का हैलाइड सॉल्युबल नहीं होता, तो इसमें आंसर अपना आ गया ये। क्लियर है? अब मैं बात कर रहा हूं, फॉस्फेट अमोनियम का सॉल्युबल होता है, हैलाइड क्या रहेगा? सॉल्युबल रहेगा। अमोनियम का हैलाइड क्या रहेगा? सॉल्युबल रहेगा। लेकिन मैंने कहा था LiF, Li2CO3, Li3PO4, Li3ClO4 ये नहीं होते हैं। मतलब ये जो है ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। फैक्ट्स में लिखा था अपन ने। यहां देखिए हाइड्रोक्साइड्स सबके क्या होंगे? ये तो मैंने उसमें फैक्ट में लिखवाया है कि हाइड्रोक्साइड्स जो है वो सभी के हाइड्रोक्साइड्स, साथ में अल्कलाइन मेटल्स के भी, ठीक है। और अर्थ मेटल्स में इसका लिखवाया था कि बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी हैलाइड में आ गया, तो ये क्या होता है? सॉल्युबल होता है। अब मैं यहां पर बात करूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड तो सॉल्युबल होगा, कौन नहीं होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
क्योंकि हाइड्रोक्साइड्स किस किस के होते हैं, सिर्फ अल्कलाइन मेटल्स के होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नहीं होते। अल्कलाइन अर्थ मेटल में तो सिर्फ किसका होता है, बेरियम का। इसका मतलब अपना यहाँ पर आंसर आ गया ये। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसमें एक क्वेश्चन और आपको समझाता हूँ, देख रहा हूँ नीचे इसमें दिखता है क्या। बिल्कुल दिख रहा है। अपन एक क्वेश्चन और इसमें कर सकते हैं। जैसे अपन को एक क्वेश्चन ये दे दिया, एग्जाम्पल विच सॉल्ट इज इनसॉल्युबल, ठीक है। और अपन को एग्जांपल्स दे दिए, ए दिया है NH4Cl, बी अपन को दिया है BaSO4, सी अपन को दिया है AgF और डी अपन को दिया है NaNO3। तो देखो हैलाइड्स सॉल्युबल है, ये हैलाइड भी सॉल्युबल होगा, नाइट्रेट्स सभी सॉल्युबल है, ये कौन आ गया अपना आंसर BaSO4, मतलब ये सॉल्युबल नहीं होगा। आ गई क्या बेटा बात समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत है क्या इसमें? फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे और कुछ फैक्ट्स और पढ़ेंगे। ओके, चलो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है केमिकल बॉन्डिंग में, बहुत ज़्यादा इसका जिक्र है और आप ये कह सकते हो कि ये जो है इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पे कई बार क्वेश्चंस अटक जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बोर्ड पे आपको दिख गया होगा। फैजान्स रूल्स के बारे में बात करेंगे। फैजान्स रूल एक्चुअल में क्या बताता है, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, मतलब बात ये हुई, इसमें ये बताया गया है कि कोई भी आयनिक बॉन्ड जो होता है वो 100% आयनिक नहीं हो सकता और कोई भी कोवलेंट बॉन्ड जो होगा 100% कोवलेंट नहीं हो सकता। आयनिक बॉन्ड में कुछ कैरेक्टर जो है वो कोवलेंट होते हैं और कोवलेंट में कुछ कैरेक्टर आयनिक होते हैं, ठीक है। तो फैजान्स रूल जो है वो क्या कहता है समझिए। फैजान्स रूल्स बताता है स्मॉलर कैटायन बिगर एनायन, बिगर एनायन with larger size of cation and anion, cation and anion can make a good covalent bond। बात समझ में आई कि कैटाइन क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, एनाइन जो है वो बिगर होना चाहिए, बट लार्जर साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन कैन मेक ए गुड कोवलेंट बॉन्ड। स्मॉलर चार्ज, आपको इसको ऐसे चेंज करो थोड़ा सा, इसको स्मॉलर चार्ज एट कैटाइन एंड हायर चार्ज, इसको थोड़ा सा अपन को चेंज करना पड़ेगा डेफिनेशन को। चलो मैं इसको वापस बनाता हूँ, ठीक है ना, कोई नहीं दोबारा बना लेंगे, इसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं, इसको अपन दोबारा बना लेंगे। सही तो चल रहा नहीं है। स्मॉल कैटायन एंड बिगर एनायन, कैटायन तो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और एनायन क्या होना चाहिए, बिगर होना चाहिए, एंड हायर चार्ज, एंड हायर चार्ज ऑन
कैटाइन और एनाइन। फॉर्म बेटर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे लिख सकते हो आप इसको। मतलब कैटाइन की साइज तो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, एनायन की साइज बिगर होनी चाहिए, लेकिन चार्ज दोनों पे हाई होना चाहिए। तो इसको अपन देखो एक टेबल से समझ सकते हैं ऐसे, जैसे मैं यहां पर एक छोटी सी टेबल बनाऊं, इसमें आप समझना इस चीज को, यहां और बेटर ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, यहां पर मैंने लिया कैटाइन और यहां पर लिया मैंने एनाइन, ठीक है। यहां ले रहा हूं मैं साइज, ठीक है, और यहां ले रहा हूं मैं चार्ज। ओके, तो साइज जो है वो कैटाइन की क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, यानी ये स्मॉल होना चाहिए। इससे लिख देता हूं ताकि आपको साइज विजिबल हो जाएगा। इसकी साइज तो क्या होनी चाहिए, स्मॉल, यानी कम होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी क्या होनी चाहिए, बिगर होनी चाहिए। क्लियर है, ये लार्ज होनी चाहिए और चार्ज दोनों पर ही हाई होना चाहिए। आगे बात समझ में, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि दो चीजें होती है, एक पोलराइजेबिलिटी और एक पोलराइजिंग पावर, ठीक है ना। तो इस चीज को अपन को समझना पड़ेगा। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम्पल आपको दे दिया जाता है कि कंपेयर पोलराइजिंग पावर इन फॉलोइंग, ठीक है। तो जैसे आपको ए दे दिया इन्होंने कि आपको बताना है कि लिथियम प्लस से हम कहां जा रहे हैं, सीजियम प्लस की तरफ। समझना मेरी बात को, हम कहां जा रहे हैं, लिथियम से कहां जा रहे हैं, सीजियम की ओर जा रहे हैं। तो एक बात बताओ, लिथियम से सीजियम की ओर आप जाओगे तो कैटायन की साइज इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, कैटायन की साइज इंक्रीज होती है। और कोवलेंट कैरेक्टर के लिए क्या फेवरेबल है, स्मॉल साइज। तो ये तो अपोजिट हो गया। इसका मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, समझो इस बात को। जैसे यहां पर अपने पास में ये कैटायन है और ये एनायन है, यहां इस पर ये एनाइन चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर, ये कैटाइन जो है अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पोलराइज्ड कर देगा। आगे बात समझ में, अपनी ओर क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल जो होता है उसको पोलराइज कर देता है। तो पोलराइजिंग पावर कब बढ़ेगी, जब इसकी साइज क्या होगी, स्मॉल होगी और इस पर चार्ज हाई होगा, कौन सा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैं यहां पर यदि डिसीजन लूं तो यहां पर क्या होगी, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी, तो डिक्रीजेज। दूसरा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अपने पास में बेरिलियम प्लस 2 है और इससे हम जा रहे हैं बेरियम प्लस 2 तक, तो यहां क्या होगा, बेरिलियम से कहां जा रहे हैं, बेरियम तक जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, वही चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज तो सेम है, साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। और साइज बढ़ेगी तो पोलराइजिंग पावर इसकी इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वापस डिक्रीजेस। बताओ कोई दिक्कत। एक आपको ये तो एक ही ग्रुप में दे दिया, एक आपको वो लोग ऐसा दे दें कि आपको दे दिया एक तो लिथियम
लिथियम प्लस दे दिया, एक आपको उन्होंने दे दिया बेरिलियम, और एक दे दिया एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अब यहां कैसे डिसीजन लोगे? तो यहां हमको क्या करना है, चार्ज को जो है वो कंसिडर करना है। जिसका चार्ज ज्यादा है पॉजिटिव, जिसका चार्ज पॉजिटिव ज्यादा है उसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब यहां पर पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? फटाफट आप इसको लिखें। एक बार फिर मैं समझा रहा हूं, फेजांस रूल कहता है कि आयनिक बॉन्ड जो होता है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए हमको ये बताया गया कि यदि कैटाइन स्मॉल है और एनाइन बिगर है और दोनों पर ही चार्ज क्या है, हाई है, उस कंडीशन में कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बेटर बनता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये चार्ट बनाया कि कैटाइन और एनाइन ले लिया, साइज और चार्ज ले लिया। साइज कैटाइन की स्मॉल होनी चाहिए और एनाइन की बिगर होनी चाहिए, चार्ज दोनों पर ही हाई होना चाहिए। फिर मैंने बताया पोलराइजिंग पावर क्या होती है, कैटाइन जो होता है एनाइन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, तो इस वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। क्लियर है? अब ये पोलराइजिंग पावर जो है वो डिपेंड करती है साइज एंड चार्ज ऑफ कैटाइन। यदि कैटाइन की साइज छोटी है, स्मॉल है, और कैटाइन पर चार्ज ज्यादा है, तो उसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है? तो मैंने यहां पर एग्जांपल लिया, कंपेयर पोलराइजिंग पावर इन फॉलोइंग। पहला लिया, लिथियम से हम सीजियम की तरफ जा रहे हैं, तो सीजियम की तरफ जा रहे हैं तो कैटाइन की साइज इंक्रीज हो रही है, और हमारे लिए फेवरेबल क्या है, फेवरेबल क्या है, स्मॉल। आगे बात समझ में? इसका मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। यदि मैं बेरिलियम से बेरियम तक लूं तब भी साइज क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। स्मॉल जो कैटाइन था वो लार्ज कैटाइन में कन्वर्ट होता जा रहा है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, इसलिए पोलराइजिंग पावर फिर घट जाएगी। लेकिन यहां हमने अलग अलग ग्रुप ले लिए, ये मैंने फर्स्ट ले लिया, ये मैंने सेकंड ले लिया, ये मैंने थर्टीन ग्रुप ले लिया। अब इनमें हमको क्या देखना पड़ेगा, इनमें आपको चार्ज देखना पड़ेगा, चार्ज। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब एक पोलराइजिबिलिटी का देख लेते हैं। पोलराइजिंग पावर तो क्या होता है, पावर ऑफ कैटाइन विच कैन पोलराइज्ड एनाइन। पोलराइजिबिलिटी क्या होती है कि एनाइन कितना पोलराइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो एनाइन कितना पोलराइज्ड होगा, ये बात किस पर डिपेंड करेगी, किस चीज पर ये डिपेंड रहेगी, ये थिंक कि एनाइन की साइज इसके लिए बड़ी साइज फेवरेबल होगी और चार्ज ज्यादा इसका फेवरेबल होगा। बात समझ में आ गई? चार्ज ज्यादा होना चाहिए और साइज भी क्या होनी चाहिए, बिगर होनी चाहिए। जैसे यहां बोला कंपेयर पोलराइजेबिलिटी, फ्लोरीन नेगेटिव से आयोडीन की तरफ जा रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाओगे तो ग्रुप में आप नीचे जाते हो तो साइज क्या होते हैं, इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज हो रही है, चार्ज तो सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि साइज इंक्रीज होना पोलराइजेबिलिटी के लिए फेवरेबल है। मैंने बताया था कैटाइन की साइज स्मॉल होनी चाहिए, एनाइन की तो बिगर होनी चाहिए। इसका मतलब यहां क्या होगा, यहां इंक्रीज होगा, पोलराइजेबिलिटी यहां क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजेस। ठीक है, यहां देखिए ऑक्सीजन से हम टेल्यूरियम की तरफ जा रहे हैं, मतलब ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, तो यहां पर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मैं यहां की बात करूं तो देखो मैंने अब यहां क्या किया, ये 17 ग्रुप ले लिया, ये 16 ले लिया, ये 15 ग्रुप ले लिया, तीनों एनाइन ले लिए। अब आप समझना, यदि मैं 15, 16 और 17 में जाऊं तो मैं इधर से इधर जाऊंगा तो साइज तो स्मॉल हो रही है ना, और साइज स्मॉल हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। हमारे लिए तो क्या फेवरेबल है, साइज तो बिग होनी चाहिए और चार्ज भी हाई होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो साइज इनमें सबसे ज्यादा बड़ी भी इसकी है और चार्ज भी इस पर सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा पोलराइज्ड होगा, इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उससे कम इसकी है और सबसे कम फ्लोरीन की है। मैं एक बार फिर आप लोगों को इस बात को समझा रहा हूं, पोलराइजिंग पावर होती है कैटाइन की एनाइन को पोलराइज्ड करने की कैपेसिटी, कि उसको कितना पोलराइज्ड कर पा रहा है। पोलराइजेबिलिटी होती है कि एनाइन कितना पोलराइज्ड हो रहा है। तो पोलराइजिंग पावर होती है कैटाइन की,
पोलराइजेबिलिटी होती है एनाइन की। पोलराइजिंग पावर डिपेंड करती है किस पे? साइज पे, और स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन एंड हायर चार्ज ऑफ कैटाइन। समझना मेरी बात को, आप यहां लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर ये होती है कैटाइन की। ये किसकी होती है? कैटाइन की। और कैटाइन के लिए क्या कंडीशंस चाहिए? कैटाइन के लिए चाहिए स्मॉल तो साइज, साइज तो क्या होनी चाहिए? स्मॉल। और चार्ज क्या होना चाहिए? हाई। इतना क्लियर हो गया? अब मैं बता रहा हूं पोलराइजेबिलिटी। ये किसकी होती है? ये एनाइन की होती है। और इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है साइज तो क्या होना चाहिए? लार्जर। और चार्ज क्या होना चाहिए? चार्ज क्या होना चाहिए इसमें? हाई। क्या आपको बात समझ में आ गई? दोनों को अलग अलग समझना आप अच्छे से, तभी दिमाग में बात रहेगी। अब मैं यहां पर वही चीज समझा रहा हूं आपको कि हम पढ़ रहे हैं पोलराइजेबिलिटी का कंपैरिजन। तो इसके लिए क्या चाहिए? साइज तो लार्ज चाहिए, तो साइज इधर से इधर जा रहे हैं तो लार्ज हो रही है। दूसरी बात, चार्ज हाई चाहिए, तो चार्ज तो चेंज हो ही नहीं रहा, वही है, तो इसलिए इंक्रीज हो रहा है। यहां पर भी वही हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रही है, तो अपने आप ही साइज पे क्या, लार्जर पे डिपेंड कर रही है ना पोलराइजेबिलिटी, तो इसलिए इंक्रीज हो रही है। यहां अलग अलग ग्रुप्स ले लिए अपन ने, तो यहां पर इसकी साइज सबसे बड़ी है, इसकी उससे छोटी है, इसकी सबसे छोटी है, लेफ्ट टू राइट साइज घटती है। दूसरी बात, इस पर चार्ज सबसे ज्यादा हाई है, इस पर उससे कम है, इस पर उससे कम है, तो क्या हो गया? चार्ज हाई हो गया। क्लियर है? फटाफट इसे लिखें, फिर अपन कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर के क्वेश्चंस है, कुछ स्पेसिफिक थिंक है, उनको समझेंगे। एक क्वेश्चन और अपन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर। देखिए BeCl2 से BaCl2 तक हम जा रहे हैं, तो समझो यहां +2 चार्ज है और यहां भी +2 चार्ज है, एनाइन सेम है, तो अब डिफरेंस किस में आ रहा है? एनाइन की साइज तो सेम है ना, चार्ज भी सेम है, तो अब डिफरेंस किस में आ रहा है? भाई एनाइन के चार्ज भी सेम है, कैटाइन का चार्ज भी सेम है, एनाइन की साइज भी सेम है, तो अब चेंज क्या है? कैटाइन की साइज। और कैटाइन की साइज इधर से इधर क्या होती है? इंक्रीज होती है। और कैटाइन की साइज इंक्रीज होना कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए फेवरेबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू फेजांस रूल। ठीक है ना, क्योंकि कैटाइन की स्मॉल साइज होना जरूरी है, इसका मतलब यहां कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगी। क्या आप समझ पा रहे हो इस बात को? मैं यहां बात करूं तो यहां पर देखो +1 चार्ज है, यहां +2 है, यहां +3 है, एनाइन की साइज तो सेम है, कैटाइन की साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो फेवरेबल क्या होती है? इंक्रीज साइज। इसका मतलब यहां ये ऑर्डर मिलेगा कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें होंगे, उससे कम इसमें होंगे, इससे कम होंगे। आयनिक क्या हो जाएंगे? सब ज्यादा आयनिक इसमें, उससे कम आयनिक इसमें, उससे कम आयनिक इसमें। आगे बात समझ में? मैं बात कर रहा हूं लिथियम फ्लोराइड से लिथियम आयोडाइड तक, यहां क्या चार्ज है? अरे भाई यहां +1 चार्ज है, यहां क्या है? यहां भी +1 चार्ज ही है। लिथियम की साइज तो सेम है, अब साइज किसकी इंक्रीज हो रही है? एनाइन की। और एनाइन की साइज तो क्या है? फेवरेबल है, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है? बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब एक स्पेशल केस लिया है मैंने, इसको आपको थोड़ा सा समझना है। CuCl और NaCl दोनों में से आपसे पूछ लिया जाए कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो किसके ज्यादा है और किसके कम है,
तो आप कैसे पता लगाओगे? इसको पता लगाने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है, एक ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, जो मैं आपको बता देता हूं। एक होता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्लस D10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? और एक होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक कौन सा होता है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको यहां एक बात ध्यान में रखनी है कि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपैरिजन टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं लिख रहा हूं, एक ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, आपको ये ऑर्डर ध्यान में रखना है। ये होता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, फिर नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और सबसे कम होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑर्डर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो, सी यहां पर मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों में मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां पे देखो Cu प्लस जो है, Cu प्लस जो है वो क्या है? ये देखिए, ये है आर्गन 3D10। तो ये हो गया आर्गन प्लस 3D10 हो गया ना, और ये तो हो गई इनर्ट गैस। तो ये तो क्या हो गई? इनर्ट गैस। और ये D10 हो गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और सोडियम को देखो, ये Na प्लस है, ये है आपका Na प्लस। यदि बन रहा है तो ये है क्या? नियोन कॉन्फ़िगरेशन, यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो CuCl में ज्यादा होगा NaCl से, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर। कि स्यूडो इनर्ट में ज्यादा होते हैं, फिर नॉन इनर्ट में, और सबसे कम होते हैं किसमें? इनर्ट में। आ गई क्या आपको बात समझ में? तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान रखना है कि कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो CuCl में ज्यादा होगा NaCl से, ड्यू टू स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, while sodium plus ion contain inert gas configuration, and order of covalent character pseudo inert, non inert, and after that and the point of this series inert gas configuration. ओके, क्या आपको ये सब चीजें समझ में आ गई? नहीं आई है तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। ठीक है, तो फटाफट इन चीजों को तैयार करें, नोट्स बनाएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।